अस्सलाम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूथ, लेकिन इससे पहले कि मैं क्वेश्चन आंसर का आगाज़ करूँ, वो लोग वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लें। अब हम आते हैं एक्सरसाइज रीडिंग कम्प्रीहेंशन की तरफ। ठीक है जी। रीडिंग कम्प्रीहेंशन का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग द रीडिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डज द कायद स्ट्रेस ऑन यूथ टू बी कंटिन्यूअसली विजिलेंट। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नौजवान नस्ल पर क्यों जोर देते हैं कि मुसलसल वो बेदार रहें, जागते रहें। ठीक है। इसका आंसर बनता है कि पाकिस्तान के जो दुश्मन है वो नहीं चाहते, शुरू से ही पाकिस्तान के शुरू से जब से पाकिस्तान वाले तो वजूद में, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे। जब पाकिस्तान को चाहते ही नहीं है सिरे से, ठीक है, कि पाकिस्तान वाले वजूद में आए। ठीक है। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो नौजवान नस्ल थी, आपने उन्हें फरमाया कि आपने मुसलसल बेदारी की हालत में रहना, जागते रहना, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पर आयद है। पाकिस्तान बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस कर रहा है, अपने अंदर भी और बाहर के भी इसके दुश्मन है। और इस किस्म के हालात में ये ज़रूरी है कि जो यंग ब्लड है, नौजवान नस्ल है, वो ज़्यादा विजिलेंट रहे, ज़्यादा बेदार रहे, जाग कर रहे और अलर्ट भी रहे, मोहतात भी रहे, ताकि जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उन पर काबू पा सके और जो दुश्मन हैं वो हमारे नए मुल्क को, नए नौज़ायदा मुल्क को नुकसान ना पहुंचा सके। जो नौजवान नस्ल है उसको उन लोगों से भी बच कर रहना होगा जो उनको इस्तेमाल करते हैं अपने ही फ़वाइद के लिए और उनकी सलाहियतों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जी, व्हाट अकॉर्डिंग टू कायद इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यूथ। बुनियादी जिम्मेदारी क्या है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक नौजवान नस्ल की। तो इसका आंसर बनता है जी, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक जो नौजवान नस्ल की बुनियादी जिम्मेदारी है वो ये बनती है कि जो गद्दार लोग हैं, मुल्क के गद्दार हैं और जो खुदगर्ज लोग हैं, जो उनकी सलाहियतों को अपने ही फ़ायदों के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनसे ज़रा खबरदार रहना। उन्हें अपने आप के साथ ठीक रहना होगा, सही रहना होगा जी। ठीक है। और अपने आप के साथ उन्हें ठीक रहना होगा। ठीक है। अपने पेरेंट्स के साथ और रियासत के साथ सही रहना होगा। ठीक है जी, फेयर रहना होगा। जो बुनियादी जिम्मेदारी है नौजवान नस्ल की कि वो अपने आप को तालीम की जो खसूसियत है, क्वालिटी, उसके साथ लैस कर ले, तालीम के जेवर से आरास्ता कर ले और उनकी एक तामीरी उनके अंदर जज्बा होना चाहिए। ठीक है। और उन्हें अपने साथ भी सिंसियर होना होगा, पेरेंट्स के साथ भी और स्टेट के साथ भी। और उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो अपने आप को आने वाली ज़िंदगी की जो जंग है उसके लिए तैयार रखें। और दे शुड डिवोट देयर अटेंशन सोलिली टू देयर स्टडीज। ठीक है। और पूरी तवज्जो उन्हें अपनी पढ़ाई की तरफ मरकूज रखनी होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनता है, हैविंग रेड द नेक्स्ट ऑफ कायद स्पीच, व्हाट ट्रेट्स ऑफ कैरेक्टर द कायद वांट्स टू सी इन द एजुकेटेड यूथ। कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो स्पीच है आगे पढ़ते हुए कि कौन सी किरदार की वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह पढ़े लिखे जो नौजवानों में देखना चाहते हैं।
क्वालिटी जो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह पढ़े लिखे लोगों में देखना चाहते हैं, नौजवानों में देखना चाहते हैं, वो ये है कि दे शुड, उनको विजिलेंट होना होगा, मोहतात रहना होगा, जागते रहना होगा, ताकि वो अपने आप को भी, अपना भी दफा कर सकते हैं और रियासत का भी दफा कर सकें। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तकरीर में फरमाया कि जो पढ़ी लिखी नौजवान नस्ल है, उनके जो मॉरल स्टैंडर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा हाई होने चाहिए, बहुत बुलंद होने चाहिए, अखलाकी मायारात बहुत बुलंद होने चाहिए, ठीक है। उनके अंदर फेयरनेस होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, तामीरी रूह होनी चाहिए, संजीदगी होनी चाहिए और स्ट्रांग विल पावर भी होनी चाहिए, ऑनेस्टी भी होनी चाहिए, अनसेल्फिशनेस भी उनके अंदर होनी चाहिए, ट्रुथफुलनेस भी होनी चाहिए, ठीक है, और बेगर्जी भी होनी चाहिए जी, सच्चाई भी होनी चाहिए, ठीक है, ईमानदारी होनी चाहिए, ठीक है, और उन्हें सोचना होगा और अपनी जो तवज्जो है वो टेक्निकल एजुकेशन की तरफ, तकनीकी तालीम की तरफ मरकूज करनी होगी और प्राइवेट स्कूल्स में या प्राइवेट सेक्टर में उन्हें जॉब्स तलाश करनी होगी, ठीक है जी। आप ये प्राइवेट स्कूल्स की जगह पर प्राइवेट सेक्टर कह सकते हैं, ठीक है, तो मैंने सेट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 बनता है, व्हाट एडवाइस डज द कायद गिव टू द यूथ अबाउट चॉइस ऑफ कैरियर। नौजवान नस्ल को कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौन सी नसीहत उनके पेशे के चुनाव के हवाले से करते हैं। कैरियर चॉइस के बारे में कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह नौजवान नस्ल को फरमाते हैं कि आपने टेक्निकल एजुकेशन हासिल करनी है, प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स तलाश करने की कोशिश करनी है, जैसा कि बैंकिंग है, इंडस्ट्रीज़ हैं, इंश्योरेंस है, कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, कॉमर्स है, ट्रेड है, लॉ है, बजाय ये कि वो गवर्नमेंट सर्विस में चले जाएं बतौर क्लर्क के। लेकिन ये एक अच्छी चॉइस नहीं है। ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है वो बिल्कुल एक बड़ी, आप ये कह दें कि काबिल रहम किस्म की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। चुनाचे आप रहमतुल्लाह अलैह उन्हें नसीहत फरमाते हैं कि अपनी जो तवज्जो है उसको तब्दील करें, ठीक है, डाइवर्ट करें और जहन को भी दूसरे जो चैनल्स हैं, दूसरे जो रास्ते हैं और जो मैदान है ज़िंदगी के, उनकी तरफ मरकूज़ करें। और ज़िंदगी के जो दूसरे मैदान है उसमें बैंकिंग भी है, जैसा कि कॉमर्स भी है, ट्रेड भी है और लॉ भी है, और ये बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मौके प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, compare and contrast the youth of today with ideal youth of Qaid Azam as described in his speech। क्या सिमिलरिटीज हैं और क्या डिफरेंसेस हैं आज की नौजवान नस्ल की कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नौजवान नस्ल के साथ, जो उनको अवेलेबल थी नौजवान नस्ल जब आप रहमतुल्लाह अलैह ने तकरीर फरमाई थी। तो फिर इसका आंसर बनता है जी कि आज की जो नौजवान नस्ल है और कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की जो नौजवान नस्ल थी, जो उनको अवेलेबल थी, उन दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। 3 चीज़ें, रवैया है, फैशन ट्रेंड है और पुअर वर्क एथिक्स है। काम के हवाले से बड़े ही, आप ये कह दें कि गिरे हुए मायारात हैं, इखलाकी मायारात हैं आज की नौजवान नस्ल के, ठीक है, और ये बड़े कंसर्न वाले हैं, मतलब काबिल गौर हैं, ठीक है। ज़्यादातर जो यूथ हैं उनके अंदर बड़े लोगों का एहतराम ही कोई नहीं है और अपनी स्टडीज़ में वो संजीदा भी नहीं है, सारा दिन सेल फोन्स में बिजी रहते हैं ज़्यादातर टाइम, और बहुत ज़्यादा उनके अंदर फैशन ट्रेंड्स मौजूद हैं, फैशन का रुझान बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जो आजकल की नौजवान नस्ल जिसको फॉलो कर रही है, और ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह है। आज की जो नौजवान नस्ल है उसके अंदर उसकी कोई हार्ड वर्किंग मेंटालिटी नहीं है, ठीक है, वो मेहनत करना नहीं चाहते कोई, ठीक है जी,
कोई डायरेक्ट तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, शॉर्टकट इख्तियार करना चाहते हैं। लेकिन कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो आइडियल यूथ है, जो मिसाली लोग हैं, ठीक है, अपनी स्पीच में जो मिसाली लोग हैं उनके बारे में आपने फरमाया कि, और उनसे आपने खिताब किया और फरमाया कि उन्हें ऑनेस्ट होना चाहिए, हार्ड वर्किंग होना चाहिए और काबिल भरोसा होना चाहिए, अपने आप को उनके अंदर नज़्म ज़ब्त होना चाहिए, उन्हें बेखौफ होना चाहिए, न डर होना चाहिए, ठीक है जी, और ये कि संजीदा होना चाहिए, ठीक है, सबर भी संजीदा ही होता है, और फिर और मुखलिस होना चाहिए। आज की जो नौजवान नस्ल है उसका स्टडीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो ये है कि ही फील्स शेम इन मैनुअल वर्क, और हाथ से काम करने में उन्हें शर्म महसूस होती है, जबकि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो मैनुअल वर्क है, हाथ से काम करने में कोई शर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है जी, हैविंग रेड द टेक्स्ट ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ यूथ, व्हाट इन योर व्यू कुड बी द पॉसिबल रोल ऑफ यूथ इन क्राइसिस मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री। यूथ की जो जिम्मेदारियां हैं उनका टेक्स्ट में पढ़ने के बाद आपके नुक्ता नज़र में क्या किरदार होना चाहिए? जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, कोई बुरान वगैरह आ जाता है तो उसको संभालने के हवाले से आज की नौजवान नस्ल का क्या मुमकिन रोल हो सकता है? जो मुमकिन रोल क्राइसिस मैनेजमेंट के हवाले से है, बुरान से निपटने के हवाले से है मुल्क के अंदर, वो ये हो सकता है कि मेहनत करें, जॉब्स जो है प्राइवेट सेक्टर्स में हासिल करें बनिस्बत गवर्नमेंट सर्विसेज की, और यूथ का जो रोल है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी में, और उनकी जो आप ये कह दें कि डिस्ट्रक्टिव स्पिरिट है, ठीक है, हाँ कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट है, ठीक है, तामीरी जज्बा है, और जो उनके अंदर जो विजिलेंस है वो होनी चाहिए, आप बेदारी होनी चाहिए उनके अंदर, ठीक है, बेदार मगज हो। यूथ हैव द कैपेबिलिटी टू कोप अप एंड अडेप्ट टू चेंजेस। यूथ के अंदर ये कैपेबिलिटी, ये सलाहियत भी होनी चाहिए कि वो जो चेंजेस हैं उनके मुताबिक अपने आप को ढाल लें और उनके साथ निमट सकें, चनाचे वो मुश्किलात पर काबू पा सकते हैं। अगर मुल्क की नौजवान नस्ल पढ़ी लिखी है और तालीम के ज़ेवर से अच्छी तरह लैस है, सलाहियतों से लैस है, ठीक है, हार्ड वर्किंग है, मेहनती है, और तकनीकी तौर पर बड़ी आप ये कह दें ताकतवर है, तो फिर बड़े बड़े मसाइल को हल करने में वो मदद कर सकते हैं और अपने आप को आप ये कह दें कि सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ अपने अंदर, आप ये कह दें कि ताकत का एक जरिया अपने अंदर साबित कर सकते हैं, या मुल्क के लिए ताकत का जरिया और फख्र का जरिया साबित हो सकते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद उन्हें जो मैनुअल वर्क है उसमें आप ये कह दें कि कोई किसी किस्म की परेशानी महसूस नहीं होनी चाहिए, कोई शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, Qaid says not only has Pakistan survived the shock of that upheaval than ever, which upheaval is he talking about? कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान उस इनकलाब को आप ये कि इनकलाब से बच गया है या उस तब्दीली से बच गया है, ठीक है, तो कौन सी तब्दीली या कौन सी अपहीवल तबाहकुन किस्म की तब्दीली थी जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं? तो आप रहमतुल्लाह अलैह उस अपहीवल की बात कर रहे हैं, उस इनकलाब की बात कर रहे हैं जो पंजाब और दिल्ली के अंदर डिजास्टर आया था, तबाही आई थी तकसीम के वक्त, जब हजारों के हिसाब से लोग मारे गए थे या उनको बेघर कर दिया गया था, और इतने बड़े लेवल पर
इतने आप ये कहते हैं कि बड़े स्केल पर, इतने बड़े लेवल पर जो हिजरत हुई थी, उसने नौज़ायदा मुल्क के अंदर आप ये कहते हैं कि एक मुश्किल किस्म की सूरत हाल पैदा कर दी थी। और वो पाकिस्तान के दुश्मन के बारे में बात करते हुए फरमाते हैं कि उनकी ये ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, वो उसको बचाना चाहते हैं। और फिर तबाहकुन जो माइंडसेट है या दुश्मन का जो तबाहकुन ज़हन है, उससे पाकिस्तान के को बचाना चाहते हैं, ठीक है, या उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप बेघर लोगों के, पाकिस्तान के बेघर लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे जो दुश्मन है उन्होंने इस तरह पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश की है, लेकिन इस तबाहकुन तब्दीली से पाकिस्तान, तब्दीली के झटके से पाकिस्तान जो है बड़ी कामयाबी से बच निकला है। क्वेश्चन नंबर 8 बनता है, इंटरप्रेट एंड एनालाइज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द स्पीच। मुदर्रज झैल जो भी बयानात हैं उनकी तशरीह भी करें और उनका तजज़िया भी करें, जो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह की स्पीच में मुदर्रज झैल बयानात है। नंबर 1 में आ जाता है, Beware of the fifth columnist among ourselves। अपने अंदर हमें फिफ्थ जो कॉलमिस्ट है उनसे हमें जो है वो बाखबर रहना होगा, एहतियात करनी होगी, बचना होगा, ठीक है। फिफ्थ कॉलमिस्ट बेसिकली एक एनिमी को कहते हैं। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे अंदर हैं और जो रियासत के साथ मुखलिस भी नहीं है। ये एक ऐसा ग्रोह है लोगों का जो दुश्मन की बजाय रियासत की मदद करने के दुश्मन की मदद करना चाहते हैं, और ये आप ये कह दें कि ये गद्दार हैं मुल्क के, और हमें उनसे दरमोतात रहना होगा। आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं तालिब इल्मों से कि उन एंटी स्टेट जो एलिमेंट्स हैं, जो रियासत के खिलाफ अनासर हैं, उनसे आपने बचकर रहना होगा, जो हमारी नई रियासत को कमज़ोर करना चाहते हैं। बी पार्ट में देखते हैं जी, गार्ड अगेंस्ट एंड वीड आउट सेल्फिश हु ओनली विश टू एक्सप्लॉइट यू सो दैट दे मे स्विम। दरा हिफाजत करनी है, ठीक है, और उन खुदगर्ज लोगों को ख़त्म करना है जो जिनकी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश है कि वो आपको एक्सप्लॉइट करें, आपकी सलाहियतों को इस्तेमाल करें ताकि वो कामयाब हो जाएं, ठीक है। दे में सिम का मतलब वो कामयाब हो जाए। इसका आंसर बनता है, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हमें अपने अंदर खुदगर्ज लोगों को जानना होगा और उनके खिलाफ जो है वो डट कर खड़े होना होगा और उनको मुल्क के अंदर से किक आउट करना होगा, निकाल बाहर फेंकना होगा, जो हमारा फायदा उठाते हैं और फिर अपने आप को कामयाब करते हैं, ठीक है। और वो अपनी कामयाबी को हमारी तबाही में ढूंढते हैं और उन खुदगर्ज लोगों को निकाल बाहर फेंकें जो नौजवान नस्ल को अपनी जो पाकिस्तान को तबाह करने वाले मंसूबे उनके जरिए नौजवान नस्ल को इस्तेमाल करते हैं। सी पार्ट में आ जाता है जी, hitherto you have been following the rut। अभी तक तो तुम वही पुरानी रविश पर चलते आ रहे हो और वो सब कुछ जो तुम सोचते हो और जिसकी तुम ख्वाहिश करते हो वो यही है कि हाँ जी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट सर्विस मिल जाए। मैं आप से ये चाहता हूँ कि आप इस पुरानी रविश से बाहर निकल आए और वो जो मेंटालिटी है, वो जो माइंडसेट है आपका, खासकर जो आप बन गया कि अब हम जरा आज़ाद मुल्क हैं, उस माइंडसेट से निकलें। अब हम आज़ाद पाकिस्तान में हैं, ठीक है, और अपना काम खुद कर सकते हैं। इसका आंसर बनता है कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि
डिग्रीज हासिल करने के बाद गवर्नमेंट सर्विस की तलाश में मत निकलें। कुछ दूसरे फील्ड्स भी आपके सामने खुले पड़े हैं, कुछ दूसरे मैदान भी जिंदगी के खुले पड़े हैं, और इस लम्हे तक अभी तक वही पुराने रस्म व रवाज अपने आबा व अजदाद के उन पर आप चलते आ रहे हो कि आपने एक कैरियर, एक पेशे की तलाश करनी है, और वो सब कुछ जो आप सोच रहे हो और गवर्नमेंट से उम्मीद करते हो, गवर्नमेंट सर्विस की उम्मीद करते हो, लेकिन अब आपको उस पुराना जो आपका, जिसके जो आप ये कह दें कि जिस अमल के आप आदी हो चुके हैं, उससे आपको निकलना होगा और उस सोच से निकलना होगा, क्योंकि अब हमारी अपनी रियासत पाकिस्तान मौजूद है और अब हम आज़ाद भी हैं और हम दूसरे जो पेशे हैं उनका चुनाव भी कर सकते हैं गवर्नमेंट सर्विसेज के मुकाबले में। ठीक है जी। और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 8 तक ये था, और इसको ख़त्म करते हैं यहाँ पर। उसके बाद आगे देखेंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्या आता है। हैव अ नाइस टाइम।